हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडम वेरिएबल्स। तो हम सबसे पहले करेंगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है, जो कि एक जनरल डेफिनेशन होगी, मीन्स जिससे आपको बस समझ आ जाए। वो एक फॉर्मल डेफिनेशन तो नहीं है। तो वो क्या है? रैंडम वेरिएबल तो ये हमारी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि डेफिनेशन में क्या है भाई, अ रैंडम वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज़, मतलब ये एक वेरिएबल होता है रैंडम वेरिएबल जिसकी ना कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं। पॉसिबल वैल्यूज़ डिपेंड ऑन द आउटकम्स ऑफ अ सर्टेन रैंडम फिनोमेना, और वो जो इसकी वैल्यूज़ होंगे ना, इसकी कुछ वैल्यूज़ आएंगे, तो वो वैल्यूज़ डिपेंड करते हैं किसी रैंडम फिनोमेना के आउटकम के ऊपर, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं, ये आपको डेफिनेशन एग्जांपल के थ्रू हम आगे समझाने वाले हैं। तो इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है। एक्स से इसको डिनोट करते हैं। अब जो इसके क्वेश्चंस हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, उनमें हमसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। क्या पूछा जाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। हमसे ये पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो उसमें हमें करना क्या होता है भाई, एक टेबल बनानी होती है, ठीक है। कैसे टेबल, वो हम बनाने वाले हैं। इस तरह से एक इसकी टेबल बनेगी, और इसकी फर्स्ट लाइन में हम लिखते हैं एक्स, यानी कि रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर आएंगे रैंडम वेरिएबल की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, लाइक x1, x2, x3, इसकी कोई भी वैल्यू हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम p ऑफ x, ठीक है। p ऑफ x यानी कि उस पर्टिकुलर x के लिए जो प्रोबेबिलिटी है। तो ये मान लो p1 होगी, x2 के लिए वो प्रोबेबिलिटी p2 होगी, और x3 के लिए वो होगी p3, ठीक है। तो इस तरह से जो टेबल बनेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, एक प्रॉपर्टी बोल दो, रूल बोल दो, जिसका हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि जो ये प्रोबेबिलिटीज़ होंगी जितने भी, लाइक इसमें 3 है तो इन तीनों का सम, ठीक है। यहाँ पर 3 ही है तो इन तीनों का सम क्या होगा? 1। जितने भी होंगे मीन्स समेशन पी आईज, सब पी आईज का सम क्या होगा? सब पी आईज का सम क्या होगा? 1 होगा। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, उन एग्जांपल्स के थ्रू हमें ये सब समझ आ जाएगा। सो लेट्स सी। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ठीक है। हमें क्या बताना है भाई? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि वो टेबल बनानी है। उस टेबल के अंदर फर्स्ट लाइन में हम लिखते हैं एक्स, यानी कि रैंडम वेरिएबल, उसके वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, और नीचे लिखते हैं हम उन कोरस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज़। तो हमें वही टेबल बनानी है। हमारे पास गिवन क्या है? नंबर ऑफ टेल्स फाइंड करना है, किसके लिए? नंबर ऑफ टेल्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है नंबर ऑफ टेल्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो रैंडम वेरिएबल है उसकी डेफिनेशन क्या थी कि इस रैंडम वेरिएबल की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, और वो वैल्यू डिपेंड करती है आउटकम पर, ठीक है, किसी
रैंडम फिनोमेना के आउटकम पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर वो अपना जो रैंडम फिनोमेना है वो ये है कि 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया है, तो उस रैंडम फिनोमेना का आउटकम क्या है, टेल। ठीक है, तो इस आउटकम पर ही क्या डिपेंड करेगा अपना रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़। तो उसकी वैल्यूज़ जो है ना वो डिसाइड किससे होंगी, इस आउटकम से ही होंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे भाई, ये जो नंबर होता है ना, मतलब उस आउटकम का जो ये नंबर होगा, ठीक है, यही डिसाइड करता अपना रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़। रैंडम वेरिएबल को डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, तो इस एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है इस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट में। क्योंकि एक कॉइन को 4 बार उछाला है तो नंबर ऑफ टेल्स, 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन में नंबर ऑफ टेल्स एक्स लेट एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टेल्स, कि हमने मान लिया x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स को। ठीक है, जो रैंडम फिनोमेना का आउटकम है उसका नंबर जो होगा ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है x, क्योंकि आउटकम से ही रिलेटेड होता है, तो उस आउटकम के नंबर से है यहाँ पर। तो इस x की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है, नंबर ऑफ टेल्स को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन में नंबर ऑफ टेल्स कितने कितने बार आ सकते, मतलब कितने कितने आ सकते हैं भाई। 4 बार एक कॉइन को उछाला है, हो सकता है चारों में से एक बार भी हमें टेल ना मिले, तो मतलब 0, क्योंकि एक्स किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स को। यानी कि एक बार भी टेल नहीं मिला चारों बार में, यानी कि कितनी बार मिला है, नंबर ऑफ टेल्स कितनी बार मिला, 0 बार। हो सकता है 4 में से एक बार हमें टेल मिल जाए, हो सकता है 2 बार मिल जाए, हो सकता है 3 बार, हो सकता है चारों बार टेल ही मिले। 4 बार एक कॉइन को उछाला और चारों बार ही टेल मिला। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक कॉइन को उछाला 4 बार है, टॉस 4 बार किया और 5 बार हमें टेल मिल जाए? ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर 4 तक ही जाएगी। ठीक है, और कम से कम क्या हो सकता है कि भाई 4 बार एक कॉइन उछाला और एक बार भी टेल हमें नहीं मिला। तो ये हो गया अपने रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़। ठीक है, हमें उस टेबल के अंदर क्या चाहिए था, ऊपर चाहिए था x, नीचे उसके हर रैंडम वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए थी। तो अब हमने x तो निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, केस पॉसिबल जो हैं किसमें, इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ठीक है, कि अगर एक कॉइन को हम 4 बार उछाल रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं, तो वो हम एक बार लिख लेते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अगर हम एक कॉइन को 4 बार उछालते हैं तो ये पॉसिबिलिटी, नंबर हम पता कर सकते हैं। एक कॉइन को एक बार उछालें तो नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, 2। एक कॉइन को एक बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं भाई, हेड और टेल आ सकते हैं, तो 2 हैं। अब यहाँ पे कितने बार उछाला है, 4 बार, तो इस 2 की पावर उतने ही कर दो जितने बार हमने उसको टॉस किया है। तो कितना हो गया, ये 16। तो आप ये काउंट करेंगे तो ये 16 ही मिलेंगे। तो नंबर हम पता कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको, फिर उन 16 को लिखना आसानी है, बस शफल करते जाना है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हमें अपने हर पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें टेबल में 2 ही चीज़ें लिखनी थी, रैंडम वेरिएबल फिर नीचे उनकी प्रोबेबिलिटीज़। तो रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ तो हमने निकाल लिए हैं, अब हमें चाहिए उस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 0 के लिए
क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एक्स की वैल्यू 0 का क्या मतलब है, क्योंकि एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टेल्स को, और अगर वो 0 है यानी कि एक भी टेल ना मिले, तो क्या हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। एक भी टेल ना मिले तो नीचे हम लिखते हैं टोटल, ठीक है। तो वो कितने हैं टोटल केसेस, अपने टोटल जो केसेस हैं वो 16 है, और एक भी टेल ना मिले तो वो सिर्फ हमारे फेवर में आता है चारों के चार हेड हों, मतलब टोटल पॉसिबल है 16, फेवर में है सिर्फ एक केस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/16। ऐसे ही अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स 1 की निकालें, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब हुआ कि एक बार टेल मिले, क्योंकि x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टेल को, यानी कि नंबर ऑफ टेल कितने हैं 1। तो अब उन केसेस को फाइंड आउट करो, क्योंकि नीचे तो आएगा भाई 16 ही आएगा, क्योंकि टोटल तो 16 ही है। अब उन केसेस को काउंट करो जिनमें सिर्फ एक टेल है। तो इसमें एक टेल है, और किस में भाई इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, और कौन सा है भाई, एक टेल वाला चाहिए हमें, ये वाला, ये हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए ये 4, तो फेवर में आ गए भाई 4 केस, तो ये हो गया 4/16 यानी कि 1/4। अब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 निकालेंगे, यानी कि जब 2 बार टेल मिले तो टोटल तो 16 ही आएगा। 2 बार टेल देख लो अब कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब हम कुछ और सिंबल बना लेते हैं, डॉट। 2 बार टेल यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बार टेल यहाँ भी है, और कहाँ है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। तो ये कितने हो गए, तो ये 2 बार टेल कितने बार हुए भाई, 6 केस हो गए। तो फेवर में आ गया 6, ठीक है। तो अगर इसको कैंसिल करें तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 का निकालते हैं। x इक्वल्स टू 3 यानी कि नंबर ऑफ टेल्स 3 हैं, तो नीचे टोटल रहेगा 16 ही, ऊपर 3 फेवर, यानी कि नंबर ऑफ टेल्स, यानी कि नंबर ऑफ टेल्स 3 बार हो। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ टेल्स 3 बार, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, यानी कि कितने हो गए 4 फेवर में हो गए। तो 4/16 फिर से 1/4 हो गया, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4, यानी कि नंबर ऑफ टेल्स 4 हों, तो उसका एक ही पॉसिबल केस है अपना ये वाला, ठीक है। 4 टेल्स का एक ही फेवरेबल केस है, तो नीचे टोटल, ठीक है। अब हमने रैंडम वेरिएबल भी लिख लिए थे, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ भी निकाल ली है। करना क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या होता है, सिर्फ क्या है, बस अब इसको एक टेबल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, बस एक टेबल बना देंगे, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम इसको बस एक टेबल में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो भाई x, यहाँ पे p ऑफ x, ठीक है। 0 1 2 3 4, और 0 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/16। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग है 1/4। ये हो गए 3/8, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 1/4, एंड 4 के कोरस्पॉन्डिंग है 1/16। तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर ख़त्म होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया, तो हम आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल का स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स अ टोटल ऑफ 9 अपीयर्स इन 2 थ्रोज ऑफ 2 डाइस। हमने 2 डाइस ले लिए, ठीक है, उनको 2 बार उछाला है, तो पूछ रहे हैं
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका, नंबर ऑफ टाइम्स अ टोटल ऑफ 9 अपीयर्स, कि 9 कितनी बार आता है, मतलब टोटल ऑफ 9, यानी कि जो मान लो 2 डाइस हम उछाल रहे हैं, ठीक है, तो उन 2 डाइस पर 2 नंबर आएंगे, मान लो इस पे 1 आ गया, इस पे 2 आ गया, तो पूछ रहे हैं इन दोनों डाइस पे जो नंबर आए ना उनका सम कर दो और वो 9 आए, ठीक है, तो वो 9 कितनी बार आता है, ठीक है, 9 सम कितने बार आ सकता है, इस चीज़ का अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो सीधी सी बात है, पहले हमें x की वैल्यूज़ निकालनी होगी, फिर ही हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे वहाँ पे हमने कॉइन को टॉस किया था, कितने बार टॉस किया था भाई, 4 बार, ठीक है, और नंबर ऑफ टेल्स के लिए पूछा था। अब यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स अ टोटल ऑफ 9 अपीयर्स, ठीक है, लेट, क्योंकि वो आउटकम से रिलेटेड होता है, तो किसी डाइस का आउटकम का सम पूछा गया है ना यहाँ पर, तो x उसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, आउटकम्स से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आउटकम्स का जो सम है वो 9 आए इस चीज़ का, ठीक है, तो लेट x रिप्रेजेंट number of times a total of 9 appears, ठीक है, कितनी बार आता है, इन 2 थ्रोज ऑफ 2 डाइस, ठीक है, दो डाइस को 2 बार उछाला है, तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं कि भाई दोनों डाइस का हमें सम 9 चाहिए, तो वो कितने बार हो सकता है, हमने उनको 2 बार ही उछाला है, उस पेयर ऑफ डाइस को हमने 2 बार ही उछाला है, तो हो सकता है उन 2 में से हमें एक बार भी सम 9 ना मिले, मतलब कुछ और आ जाए, लाइक हमें 5 4 चाहिए 9 सम के लिए, तो या और कुछ मान लो 4 5 चाहिए, 6 3 चाहिए और 3 6 चाहिए, ठीक है, बट उस पे मान लो एक पे 1 आ गया, एक पे 2 आ गया, क्या तब सम 9 होगा, नहीं होगा ना, तो हो सकता है दोनों 2 बार उछाला ना, हो सकता है एक बार भी सम 9 ना आए डाइस पर, टोटल जो है ना वो सम 9 ना आए, हो सकता है 2 बार उछालने में से एक बार में हमें सम 9 मिल जाए, मान लो एक बार हमने उछाला तो एक पे 1 आया, एक पे 2 आया, दूसरी बार उछाल दिया तो मान लो एक पे 4 आ गया, एक पे 5 आ गया, तो मीन्स एक बार तो हमें क्या मिल गया है, सम 9 मिल गया है। हो सकता है हमें दोनों बार ही क्या मिले, 2 बार ही उछाला था तो हो सकता है दोनों बार ही सम 9 मिल जाए, ये भी पॉसिबल है, मान लो एक बार मिल गया एक पे 3 एक पे 6, दूसरी बार मिल गया मान लो एक पे 4 एक पे 5, तो दोनों बार सम 9 भी मिल सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि पेयर ऑफ डाइस को हमने 2 बार उछाला है और हमें 3 बार सम 9 मिल जाए, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि 2 बार ही हम उछाल रहे हैं, तो मैक्सिमम यही है कि दोनों बार ही हमें 9 सम मिल जाए, 2 बार उछालने पे तो मैक्सिमम बात यहीं तक जा सकती है कि दोनों बार ही सम क्या है 9 मिला है डाइस के ऊपर। अब x की वैल्यूज़ मिलने के बाद बस हमें इन पर्टिकुलर x के लिए क्या चाहिए होती है, प्रोबेबिलिटी, तो उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम पॉसिबल केसेस पता करते हैं 2 थ्रोज ऑफ 2 डाइस के लिए, यानी कि हम 2 डाइस को अगर एक बार उछालते हैं, वन टाइम थ्रो, अगर 2 मतलब एक पेयर ऑफ डाइस को हम एक बार उछालते हैं अगर, ठीक है, तो उसके पॉसिबल केसेस हम लिखेंगे, क्योंकि 2 बार उछालने पर भी केस तो वही रहना है ना, तो एक बार उछालने पर केस जो पॉसिबल है हम वो लिख रहे हैं, तो वो पॉसिबल्स हैं ये, ठीक है, तो 1 टाइम थ्रो की ये पॉसिबिलिटीज़ हैं,
मतलब हो सकता है 2 पेयर ऑफ डाइस को हमने एक बार उछाला है जब, तो हो सकता है एक पे एक आए, दूसरे पे भी एक आए, हो सकता है एक पे एक हो, दूसरे पे 2 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हमारा फोकस किस पर है कि सम 9 मिले। तो अब इनमें से ढूंढो सम 9 कब मिल सकता है। ये जो देखो ये बनेगा ना अपना, ये है सम, ये है अपने सम 9 के फेवर में। मतलब एक डाइस पर 3 आए, दूसरे पे 6 आ जाए, या फिर एक पे 4 दूसरे पे 5 हो, या फिर पहले पे 5 दूसरे पे 4 हो, या फिर पहले पे 6 हो दूसरे पे 3 हो। तो ये चीज़ें हमारे फोकस में, क्योंकि इनमें सम 9 मिलेगा। तो ये तो है एक बार के लिए। ठीक है, हमें चाहिए 2 बार उछालने पर प्रोबेबिलिटी, तो वो सिर्फ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी, बस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हमें दोनों के लिए चाहिए, फर्स्ट में भी और दूसरे के लिए भी। तो एंड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें कोरस्पॉन्डिंग एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक्स की वैल्यू 0 1 2 है, तो पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0 का मतलब एक बार भी 9 ना मिले। ठीक है, अब 1 टाइम थ्रो में हम 9 आए उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 9 आए, 9 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर। टोटल केस है ये कितने हैं, 36। ठीक है, और फेवर में कितने हैं, 4। मतलब 9 आने के जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/36। बट ये 1 टाइम थ्रो में है, हमें 1 टाइम थ्रो में ही निकाल लेते हैं, क्योंकि दूसरे बार पे प्रोबेबिलिटी यही रहेगी। ठीक है, और 9 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर, 1 माइनस 9 आने की, यानी कि 1 माइनस 4/36 क्या हो जाता है, 32/36। ठीक है, तो अब हमें यही चाहिए कि x इक्वल्स टू 0, यानी कि एक बार भी सम 9 नहीं मिला। तो पहली बार नहीं मिला तो कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, 32/36। 2 बार उछालिए ना, पहली बार भी नहीं मिला और दूसरी बार भी नहीं मिला, और मतलब एंड मतलब मल्टीप्लाई, दूसरी बार भी नहीं मिला, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी यही रहेगी 32/36। तो ये जो ओवरऑल है ना, ये दोनों थ्रो के मिलाकर हो गए, जो ये हम निकाल रहे हैं या जो ये हमने रिप्रेजेंट किया, ये 1 टाइम थ्रो के लिए किया है, इसी से हम क्या है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको कैंसिल आउट करें तो ये 8/9 इंटू 8/9 बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है, मीन्स 2 बार डाइस उछाले थे ना, तो एक बार उसको सम 9 मिला है। अब यहाँ पर 2 केस अराइज होते हैं, हो सकता है उसको पहले बार थ्रो करने पर सम 9 मिला हो, या फिर हो सकता है दूसरे बार थ्रो करने पर 9 मिला हो। तो केसेस की प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि लास्ट में ऐड होती है। तो पहले हम 2 केसेस की प्रोबेबिलिटी लिख लें। हमने मान लिया कि पहला केस क्या है कि उसको पहली बार थ्रो करने पर 9 मिला है, तो 4/36 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पहली बार मिल गया, दूसरी बार नहीं मिला। ठीक है, फिर दूसरे केस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस बार पहली बार मिला था, अब की बार दूसरी बार मिलेगा थ्रो करने पर। ठीक है, और पहली बार नहीं मिला, तो केसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लास्ट में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा भाई 16/81। या फिर आप सिंपली ये कर सकते हैं कि भाई एक केस की निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि ये सेम ही आएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, आप ये देख लो कि भाई केस कितने बन रहे हैं, इसमें 2 बन गए इस अगर एग्जाम्पल की बात करें तो, क्योंकि ये सेम ही है। ठीक है, तो ये क्या था भाई, थोड़ा सा इसमें अलग था कि x इक्वल्स टू 1 का मतलब
नंबर ऑफ टाइम्स जो हमें सम 9 मिला है वो एक बार मिला है। तो अब क्योंकि 2 बार थ्रो किया तो 2 केस अराइज होते हैं कि पहली बार सम 9 मिला था या दूसरी बार थ्रो करने पर सम 9 मिला। तो क्योंकि 2 केस हैं तो दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटी, जब केस आ जाए तो केसेस की प्रोबेबिलिटी लास्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे x = 1 के कोरस्पॉन्डिंग भी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब लास्ट बचता है प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 2। ठीक है, यानी कि दोनों बार ही सम 9 मिला है। तो देखो इसमें कोई केस अराइज नहीं हो रहा, दोनों बार सम 9 मिला है। पहली बार मिलने की प्रोबेबिलिटी 4/36, दूसरी बार मिलने की भी 4/36, तो ये हो जाता है 1/81। अब हमारे पास क्या है, x के वैल्यूज़ हैं, प्रोबेबिलिटी है, तो बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है वो टेबल बना दो। ठीक है, हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़, ठीक है, और हम अब क्या करेंगे, ऊपर x की वैल्यूज़, नीचे उनकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़। x p ऑफ x की वैल्यूज़ थी 0, 1, 2। प्रोबेबिलिटीज़ क्या आई हैं, पहले 64/81, फिर आई है 16/81 और उसके बाद आई है 1/81। तो इस तरह ये एग्जाम्पल होता अपना ख़त्म। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए इस एग्जाम्पल का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज़ गिवन बाय। देखो ये एग्जाम्पल उनसे थोड़ा अलग है, हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही दे दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही दे दिया है किसी रैंडम वेरिएबल x का। ठीक है, जो कि हमने पिछले 2 एग्जाम्पल में हम यहाँ पहुँचे थे, इस बार हमें यही गिवन है। ठीक है, ये दे रखा है वेयर k > 0 है, हमें फाइंड आउट करना है। पहले k फाइंड आउट करेंगे, जब k फाइंड आउट होगा फिर प्रोबेबिलिटी तो हम इजीली निकाल सकते हैं हर कोरस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल के, और फिर ये केसेस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट टास्क अपना क्या है, इस k को फाइंड आउट करना ही है। ठीक है, जो पहला टास्क है वो इस k को फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम k को फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है भाई, इस तरह से क्या दी हुई है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है। पहले x है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x है 0, 1, 2 के लिए, ये है 3k³, ये है 4k -10k², और ये है 5k -2। जब हमने रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन की थी तो फर्स्ट पार्ट में हमें k ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब हमने रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन वगैरह डिस्कस की थी तो हमने वहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी भी डिस्कस करी थी, यानी कि मतलब जो इसमें प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो डिस्कस करी थी हमने। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्कस करी थी। तो वो क्या थी कि जो ये जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उन सब का सम क्या होता है, 1। ठीक है, समेशन PIs जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम इन सब का सम 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे I तो कन्फर्म है, अब यहाँ पर I क्या है, कन्फर्म है कि 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 2 तक ही जाएगा। ठीक है, तो 0 से लेके 2 तक जो समेशन PI है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो वही कर दो। 3k³ प्लस 4k -10k² प्लस 5k -2 इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। क्या बन गया ये, 3k³ -10k² प्लस 9k, इसको इस तरफ ले आए 1 को, तो ये हो जाएगा
-3 इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअली हमने गलत कर दिया। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ के बन गया 2, ठीक है। ओह, वेट अ मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये 1 है, यहाँ के ये 2 हो जाएगा, 3k³ माइनस 10k² प्लस 9k माइनस 2। अब इसमें k की वैल्यू 1 पुट करो, क्योंकि जो हमारी जो होती है क्यूबिक इक्वेशन, हम जनरली उसमें हिट एंड ट्रायल ही लगाते हैं। तो k की वैल्यू अगर 1 पुट की जाए तो देखना क्या बनेगा, ये 3 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 2, ठीक है। तो 3 और 9 को जोड़े तो 12 हो गया, और 10 और 2 बन जाएगा -12, तो 12 माइनस 12 0 हो जाता है। तो k इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई, यानी कि k -1 इज अ फैक्टर। वो क्या हो गया, k -1 इसका एक फैक्टर है। तो अगर हम सॉल्व करें इसको तो k -1 के साथ में हमारे पास बचेगा 3k² माइनस 7k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आप निकाल सकते हैं, इससे डिवाइड कर दो इसको तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना k -2 इंटू 3k -1 इज 0। अब हमारे k के यहाँ पर 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, k की वैल्यू 1 हो, और k इज इक्वल टू 2 हो, और k इज इक्वल टू 1/3 हो। तो जो ये वैल्यूज़ है ना, ये और ये 2 वैल्यूज़ होंगे रिजेक्ट। तो k की अपनी ये वैल्यूज़ आ गई। तो हम बात कर रहे थे कि k की जो ये 1 और 2 वैल्यू है ना, ये हो जाती हैं रिजेक्ट, दोनों ही। ये रिजेक्ट इसलिए होती हैं क्योंकि हमें x इक्वल्स टू 1 रैंडम वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज़ दी गई है, x इक्वल्स टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग वो दी गई हैं 4k माइनस 10k²। तो अगर यहाँ पर हम k की वैल्यू 1 पुट करें, करना पुट k की वैल्यू 1, k इक्वल्स टू 1 एट, तो ये बन जाती है 4 × 1 4 माइनस 10 × 1², ये 10 हो गया, -6 आ जाएगा। एट k इक्वल्स टू 2 पे भी 4 × 2 8 माइनस 10 × 2² यानी कि 40 हो गया, ये हो जाएगा -32। तो ये दोनों जो प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं k इक्वल्स टू 1 पे और k इक्वल्स टू 2 पे, ये दोनों पे क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। x इक्वल्स टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो k इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू 2 जो वैल्यूज़ हैं उन पे वो प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और जहाँ की हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो 0 से 1 के ही बीच रहते हैं, तो इसीलिए हमने इनको क्या किया है, रिजेक्ट किया। वहीं पे अगर हम k इक्वल्स टू 1/3 पुट कर ले इसमें, तो देख लो क्या आएगा, 4 × 1/3 4/3 माइनस 10 इंटू 1/3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, ठीक है, मतलब 1/9। अब एलसीएम ले तो 9 लिया, 3 3 ज़ा 9 तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 2/9। तो देख लो ये पॉजिटिव है और 0 से 1 के ही बीच में है। तो इसीलिए k की वैल्यू फाइनली हमारी क्या हो जाती है, जो k की वैल्यू आती है ना फर्स्ट पार्ट में, जो k की वैल्यू हमारी आई है अब वो बन गई 1/3। ये अपना फाइनल आंसर हो गया कि k की वैल्यू है 1/3, ठीक है।
अब हम एक बार क्या कर लेते हैं, अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में के की वैल्यू पुट करके फाइनल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बार जो हमारी वैल्यूज़ वाला है, हम एक बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में के की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे हमें बस क्या करना है, वो प्रोबेबिलिटीज़ ही निकालनी है। के की वैल्यू 1/3 पुट कर दो। अब यहाँ पर आएगा x, यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x। यहाँ पे था भाई 0 1 2, पहले था 3 × k³ यानी कि 3 अपॉन में नीचे भी क्या आएगा 3³ यानी कि 27 हो गया। यस 27 हो गया, तो 3/27 बनेगा जो कि हो जाएगा 1/9। फिर है 4k - 10k²। इसमें हमने k की वैल्यू 1/3 अभी पुट की थी, आया था 2/9, ठीक है। और लास्ट था अपना 5k - 1। 5k - 1 क्या बनेगा भाई, 5 × k हो गया 1/3, तो मतलब 5/3 - 1, तो वो कितना हो जाता है 2/3, ठीक है। 2/3 आप ये चेक कर सकते हैं कि इन सब का सम क्या आएगा, 1 ही आएगा। हम कर सकते हैं इसके ऊपर नीचे क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि बेस सेम हो जाए। ये बन जाएगा 6 7 8 और 9, 9/9 क्या हो जाता है 1। तो इस तरह हमारे क्या है, ये इस टेबल की अब हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो अपना पार्ट 2 था उसके अंदर हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी x <2 के लिए, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी x <2 के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, बस जो 2 से कम की लेनी है, मतलब तो 2 ही बची हमारे पास, x = 0 प्लस x = 1। इन दो प्रोबेबिलिटीज़ को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि दो इनक्लूड नहीं है, 2 से कम वाले ही, ठीक है। उन प्रोबेबिलिटीज़ का क्या कर दो सम, यानी कि 1/9 प्लस 2/9, इनको सम करें तो 3/9 जो कि हो जाता है 1/3, ठीक है। ऐसे ही अपना जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, उसमें हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी 1, फिर यहाँ पे x है, फिर < 2 है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो 1 वाले के साथ इक्वल नहीं है, मतलब 1 वाले इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 1 से बड़ी और 2 से छोटी, 2 के इक्वल और 2 से छोटी जो x की वैल्यूज़ हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो देखो 1 से तो बड़ी है, मतलब 1 वाले इंक्लूड नहीं है। 1 से अगर बड़ी की बात है तो ये भी ख़त्म, 1 के साथ भी इक्वल नहीं है, मतलब ये भी ख़त्म, और 2 के साथ इक्वल है और उससे छोटे है, तो मतलब बस यही बच गई 2/3। इसका मतलब तो सीधा ही हो गया, क्या हो गई प्रोबेबिलिटी 2/3 हो गई। क्योंकि देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी उसकी बात चल रही है, यानी कि 0 भी नहीं हुआ, 1 भी ख़त्म हो गया क्योंकि इक्वल नहीं है। अब बस क्या है, 2 के इक्वल और 2 से छोटे, तो 2 के इक्वल ही बचा, क्योंकि 2 से छोटे तो कहाँ तक जाना है, 1 से बड़े तक ही जाना है, तो वो यही बचता है बस 2/3। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो गए। अब हम एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे, ठीक है। कि x जो है इन्होंने बता दिया है भाई, x डिनोट करता है किसको, मतलब एक रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे में आप कितने घंटे पढ़ते हैं, उस चीज़ को x डिनोट करता है। नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी during a randomly selected school day. The probability that x can take capital X can take the values small x has the following form, ठीक है। Where
k इज सम अननोन कांस्टेंट, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है, ये स्मॉल x यहाँ पे क्या शो करता है, बस ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ को शो कर रहा है, ठीक है। 0, देखो अगर 0 हो तो ये प्रोबेबिलिटी है, 1 और 2 के लिए ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब यहाँ पर चाहो तो आप 1 और 2 पुट करके रख सकते हैं। 3 और 4 के लिए ये है, अदरवाइज 0 है। तो इसमें भी क्या बचेगा, देखो x यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है एक टाइप से, x की वैल्यूज़ तो ये दी हुई हैं भाई। 0 के लिए ये 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो 1 और 2 के लिए अलग से भी आ जाएगी वो तो प्रोबेबिलिटीज़। तो फाइनली जो हमें नहीं पता वो इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फर्स्ट पार्ट यही फाइंड आउट करना है कि k की वैल्यू निकालो, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था वही ट्रिक इसमें लग जाएगी। What is the probability that you study at least 2 hours और at most 2 hours, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो आप पहले खुद इसको ट्राई करेंगे, फिर हम बाकी आगे आने वाले किसी वीडियो में इस क्वेश्चन को ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट कर सकते हैं आप अपने डाउट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।